अभी तक कोई शिकार तो मिला नहीं और ऊपर से मौसम भी इतना ज़्यादा खराब लग रहा है। मुझे तो लगता है जल्दी ही कोई तूफान आने वाला है। हाँ महाराज, आपका अनुमान एकदम उचित है। वो तूफान आए उससे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये जंगल हमारे लिए नया है। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। वह दोनों मुश्किल से अभी कुछ ही दूर पर चल पाए थे कि तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और जोर से बारिश आ जाती है। ओहो, ये बारिश तो कितनी जोर से आई है, सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमें यही किसी पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो हम उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। इतना कहकर दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। महाराज, मुझे तो लगता है आज ये तूफान पूरे जंगल को ही निगल जाएगा। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलो। उन दोनों को पेड़ के नीचे खड़े हुए काफी समय गुजर गया था। महाराज, हमें यहाँ पर रुके हुए तो काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें? अरे मंत्री जी, जरा उधर देखो, ये बारिश तो अचानक रुक गई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही ना हो। हाँ महाराज, बारिश तो रुक गई, लेकिन इतनी रात्रि में जाएंगे कहाँ? और यहाँ भी रुकना उचित नहीं होगा। यदि सोते वक्त किसी जंगली जानवर ने हमें खा लिया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। ओहो मंत्री जी, आप तो कितने डरपोक हैं। चलो हमारे साथ, हम प्रयास करते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर दोनों राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। महाराज, हमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तो काफी समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक बाहर जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब क्या करें महाराज? हम इस जंगल से बाहर कैसे निकले? हाँ मंत्री जी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। महाराज, ये कोई सामने से आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? अरे ये तो कोई बूढ़ी महिला लगती है, लेकिन इतनी रात्रि में ये महिला इस जंगल में क्या कर रही है? अरे माताजी, आप कौन है और आप इस डरावनी जंगल में अकेले क्या कर रही है? बेटा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो बेटा, और तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? माताजी, मैं बौद्ध राज्य का राजा सूर सिंह हूँ और ये हमारे मंत्री हैं। आज हम दोनों शिकार के लिए जंगल में आए थे और यही फंस कर रह गए। काफी समय से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो? हाँ हाँ माताजी, हम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हैं? महाराज, मैं आपको यहाँ से जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि तुम मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हूँ, और यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे और भूख प्यास के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है मैं इसी बूढ़ी महिला की शर्त को मान लूं। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं माताजी, किसी सोच में भी नहीं। बोलो, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, सुनो मेरी शर्त। मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का भार नहीं उठा पा रही।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर उसे अपनी रानी बना लो। परंतु माँ जी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? महाराज, एक बार फिर सोच लो। यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो क्या अंजाम होगा? माँ जी, मैं अंजाम से नहीं घबराता। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला राजा के आगे आगे चलने लगती है। वह महिला कोई साधारण नहीं थी, वह तो एक जादूगरनी थी जो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजा के साथ करवाना चाहती थी। उस जादूगरनी ने ही राजा को फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा था, लेकिन राजा को भी मजबूरन दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजा को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी रानी एक गंभीर बीमारी से मर चुकी थी। वह जानता था यदि उसने दूसरा विवाह किया तो उसके 3 बच्चे दुविधा में पड़ सकते हैं। रुक जाइए महाराज, यही हमारा घर है। आइए महाराज, घर के भीतर आइए। अरे बेटी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे होने वाले पति को लेकर आई हूँ। अपनी माता की आवाज सुनते ही जादूगरनी की बेटी राजा के सामने आती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की राजा की ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। राजा जब उस लड़की को देखता है तो वह उसके अंदर एक खौफनाक चेहरा देखता है, जो खौफ उसके 3 बच्चों की जिंदगी का था। फिर वह जादूगरनी रात में ही राजा और अपनी पुत्री का विवाह करवा देती है। माताजी, अब तो मैंने आपकी पुत्री से विवाह कर लिया है। अब आप मुझे जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताइए। ठीक है पुत्र, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलती हूँ। फिर वह जादूगरनी उन लोगों को जंगल से बाहर की ओर ले जाती है। बेटा, अब तुम यहाँ से आराम से अपने महल को जा सकते हो। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे मंत्री जी, मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। वैसे भी अब हम लोग अपने रास्ते में ही हैं। इतना कहकर वह तीनों अपने घोड़ों से नीचे उतरकर पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। पेड़ की इतनी मधुर छाया थी कि जादूगरनी लेटते ही सो जाती है। अरे मंत्री, उठो, क्या तुम भी सो गए? अरे क्या हुआ महाराज, आपने ही तो विश्राम करने के लिए हमें यहाँ पर रुकवाया था। अब क्या हुआ? मंत्री जी, वो सब छोड़ो, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक बहाना बनाकर यहाँ से पहले भेजूंगा, फिर तुम्हारे पीछे मैं आऊंगा। जब तक हम दोनों महल पहुँचेंगे उससे पहले तुम्हें मेरी 3 बच्चों को लेकर यहीं इसी पेड़ के पास आना है। याद रहे, मेरे 3 बच्चों के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अरे महारानी, तुम तो कितनी गहरी निद्रा में चली गई। चलो उठ जाओ, अब हमें राज्य महल के लिए निकलना चाहिए। इतना सुनते ही वह उठकर खड़ी हो जाती है। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। वैसे महारानी जी, मैं सोच रहा था कि अब तो तुम हमारी रानी बन चुकी हो, इसीलिए हम तुम्हारा स्वागत जरूर करेंगे। इसीलिए मैं मंत्री जी को पहले भेजना चाहता हूँ, ताकि वो हमारे स्वागत की तैयारी करवा सके। ठीक है मंत्री जी, आपसे मैंने जो जो कहा है वो ध्यान से करना। अब तुम जा सकते हो।
राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री वहां से महल की ओर चला जाता है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते हैं। महारानी जी, मंत्री को तो गए हुए काफी समय हो गया है, अब हमें भी चलना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहां से महल की तरफ चल देते हैं। वह दोनों कुछ ही देर में राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचते ही उन दोनों का स्वागत किया जाता है। महारानी जी, अब थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, मैं जरा राजमहल की शेष कार्य को देख कर आता हूँ। इतना कहकर राजा जल्दी से राजमहल से बाहर जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर चल देता है और जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर उसके तीनों बच्चे और वह मंत्री होता है। राजा घोड़े से नीचे उतरता है और अपने तीनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। मंत्री जी, अब मैं यहाँ से पहले ही जाऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर करना, मैं जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगा। फिर राजा अपने तीनों बच्चों सहित जंगल की ओर चला जाता है। वह तीनों चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां पर एक महल बना हुआ था। राजा अपने तीनों बच्चों को महल के भीतर ले जाता है। महल के अंदर कोई भी नहीं था, वहां पर बस एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बाबा, आज से मेरे तीनों बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है, मैं हर रोज यहाँ पर आता रहूंगा। महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, आज से ये तीनों मेरे बच्चे हैं। बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा वहां से वापस राजमहल को चला जाता है। राजा रोज रोज अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता था। राजा जैसे ही घोड़ा लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचता था तो बच्चे घोड़े के पैरों की आहट सुनकर महल से बाहर आ जाते थे और अपने पिता के गले लग जाते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे काफी साल गुजर जाते हैं। अब तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। राजा अपने बच्चों से इतना प्रेम करता था कि वह कई कई दिनों तक महल वापस जाता ही नहीं था, जिसकी वजह से वह जादूगरनी की बेटी सोच में डूबी रहती थी। ओहो, ये महाराज बिना रोज रोज मुझे बेवकूफ बनाकर जाता है। ये जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। ओ, तो अब आए हैं जनाब इतनी रात्रि में, आने दो, आज तो मैं सब कुछ सच जानकर ही रहूंगी। अरे महारानी जी, कहाँ हैं आप? देखिए, हम आ गए। अरे क्या हुआ महारानी, आपकी चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? महाराज, मेरा चेहरा इसलिए उतरा है क्योंकि आप मुझसे काफी सारे राज छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन कैसा राज? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो महारानी? महाराज, आप जानबूझकर अनजान क्यों बनते हैं? आप रोज रोज किससे मिलने के लिए जाते हैं? कभी कभी तो आप कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर आप जाते कहाँ हैं? ओहो महारानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ काम से ही बाहर जाता हूँ, तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। रानी के कई बार पूछने पर भी राजा उसे वास्तविकता नहीं बताता है। महारानी, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मुझे दूसरे राज्य में भी जाना है, मैं शाम को थोड़ा देर से आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये बात बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। अरे सैनिक, आज तुम चुपचाप राजा का पीछा करो और पता कर मुझे बताओ कि राजा कहाँ जाता है और किस से मिलता है। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए ढेर सारा धन दूंगी। रानी की यह बात सुनकर सैनिक भी राजा का छिप छिप कर पीछा करता है। राजा जैसे ही महल के पास पहुंचता है तो उसके तीनों बच्चे उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। सैनिक चुपचाप छिपकर यह सारी घटना देखता है।
अच्छा, तो ऐसी बात है, राजा की औलाद भी है, लेकिन राजा ने मुझे बताया क्यों नहीं। अब मैं समझी कि आज तक मुझे कोई संतान क्यों नहीं है। अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले ही दिन राजा को वास्तव में किसी जरूरी कार्य के लिए जाना पड़ता है। मौके का फायदा उठाकर रानी भी अपने रथ पर सवार होकर उसी महल की तरफ चल पड़ती है। रथ जैसे ही महल के करीब पहुंचता है तो रथ की आवाज सुनकर दोनों पुत्र बाहर आ जाते हैं, लेकिन राजा की पुत्री बाहर नहीं आती है क्योंकि वह घर के अंदर कुछ कार्य कर रही थी। महारानी जी, ये वही दोनों राजकुमार हैं। सैनिक की यह बात सुनकर महारानी अपने जादू से 2 कमीजें मंगवाती है और दोनों राजकुमारों पर एक एक कमीज फेंक देती है। राजकुमारों के ऊपर जैसे ही वह कमीज गिरती है तो वह दोनों राजकुमार एक हंस के रूप में आ जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। यह सारा दृश्य राजा की पुत्री देख लेती है। चलो सैनिकों, मेरा काम तो हो गया, चलो अब राज्य को वापस चलो। आज तो आवश्यक कार्य की वजह से मैं अपने बच्चों से मिलने नहीं जा पाया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सीधे अपने बच्चे से ही मिलूंगा, फिर उसके बाद महल में जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा उसी महल के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कोई भी बच्चा महल से बाहर नहीं आया। अरे, आज तो कितना अजीब हुआ है। मैं महल के बाहर आ गया, लेकिन आज तो कोई भी बाहर नहीं आया। आखिर ये लोग दरवाजा बंद करके कहाँ गए होंगे? कहीं वो कोई दुविधा में तो नहीं आ गए? अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, आज तुम लोग बाहर क्यों नहीं आए? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पिता। राजा काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, तभी राजा की बेटी दरवाजा खोल देती है। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अरे क्या हुआ बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुम्हारे भाई कहाँ है? पिताजी, मेरे दोनों भैया हंस बनकर उड़ गए, पता नहीं वह कहाँ चले गए। अरे पुत्री, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे भाई हंस बनकर उड़ गए? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। फिर राजकुमारी सारी कहानी अपने पिता को बताती है। अपने पुत्री की यह सारी बात सुनकर राजा समझ जाता है कि यह कार्य उसकी दूसरी रानी ने ही किया है। राजकुमारी, तुम डरो नहीं, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे साथ राजमहल चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, क्या आप उस औरत को जानते हैं? हाँ बेटी, वो औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ है। राजा के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परंतु बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, हम कल सुबह ही महल चलेंगे। राजकुमारी अब जान चुकी थी कि उसके भाइयों को उससे अलग करने वाली उसकी सौतेली माँ ही है, इसलिए अब वह राजमहल वापस जाना नहीं चाहती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैं खुद ही अपने भाइयों को ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें सोचकर राजकुमारी चुपचाप उठती है और जंगल की तरफ चल देती है। राजकुमारी को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है, तो वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। उसी पेड़ पर 2 तोते बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अरे नहीं भाई, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में उनके जैसे सुंदर कहीं हंस नहीं देखे।
उन दोनों तोतों की यह सारी बात जैसे ही राजकुमारी के कान में पड़ती है तो वह उठ खड़ी होती है। हे तोते, आप किस हंस की बात कर रहे थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो हंस दोनों कहाँ पर रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें वहाँ का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे वहाँ का रास्ता ही बता दो। तो फिर सुनो, यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर चली जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा। वहाँ पर एक नदी भी होगा, तुम नदी के उस तरफ चली जाना। वहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद एक झोपड़ी दिखाई देगी। वो झोपड़ी ही उन दोनों हंसों का बसेरा है। इतना सुनकर राजकुमारी उस तोते का धन्यवाद करती है और वहाँ से निकल पड़ती है। राजकुमारी चलते चलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है तो देखती है वहां पर एक नदी भी है। मुझे लगता है यह वही नदी है जिसकी बात उस तोते ने बताई थी। इतना सोचकर राजकुमारी उस नदी को पार कर उस तरफ चली जाती है। मुझे लगता है यह वही झोपड़ी है जो तोते ने बताई थी। चलो इसके अंदर चलकर देखती हूँ। राजकुमारी जब उस झोपड़ी के भीतर जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अरे, झोपड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है मेरे दोनों भैया बाहर गए होंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि इसी स्थान पर छिप जाती हूँ और देखती हूँ कि इस घर में कौन रहता है। ये सब कुछ सोचकर राजकुमारी वहीं पर एक कोने में संदूक के पीछे छिप जाती है। तभी कुछ ही देर में वह दोनों हंस झोपड़ी में आ जाते हैं। उन हंसों को देखकर राजकुमारी उन्हें पहचान लेती है। उन्हें देखकर वह अपने आप को रोक ना पाई और हंसों के सामने जाकर खड़ी हो गई। हंसों ने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो वह दोनों हंस अपनी बहन को पहचान जाते हैं। अरे, ये तो हमारी बहन है। इतना कहकर दोनों हंस अपनी बहन के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। अरे बहन, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो डायन जादूगरनी तुम्हें भी बंदी बना लेगी। नहीं भैया, मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बहन, तुम समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। हम दोनों इस जादूगरनी के वश में हैं। यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। भैया, हर मुसीबत का तोड़ होता है। क्या आप लोगों को उस जादूगरनी के जादू से बचाने का कोई तोड़ नहीं है? बहन, तोड़ तो इस मुसीबत का भी है, लेकिन इस मुसीबत का तोड़ बहुत कठिन है। भैया, बस आप मुझे इसका तोड़ बताओ। मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगी। ठीक है बहन, यदि तुम पूरे 3 साल तक बिना हंसे, बिना रोए तथा बिना कुछ बोले मात्र व्रत रखकर हम दोनों भाइयों के लिए एक एक कमीज बनाओगी और उस कमीज पर रोज उन तारे जैसे दिखने वाले फूलों को जोड़ोगी और 3 सालों में ही वो कमीज तैयार होनी चाहिए। फिर उन कमीजों को हमारे ऊपर डालना है तो हम दोनों फिर से अपनी वास्तविक रूप में आ जाएंगे। और यदि तुमने हमें 3 सालों तक उस जादूगरनी के कैद से नहीं छुड़ा पाया तो वो जादूगरनी हमारे प्राणों को खींच लेगी। अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसी बातें ना करें। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, वह तारों जैसे फूलों वाला वृक्ष है कहाँ? ये वृक्ष तुम्हें नारंगी वन में मिलेगा। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अभी कुछ ही देर में वो जादूगरनी यहाँ आ जाएगी। यदि उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा ठीक है भैया, आप दोनों अपना ख्याल रखना। मैं जरूर वापस लौट कर आऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से निकल पड़ती है उस वृक्ष की तलाश में। उसे चलते चलते रात हो जाती है तो वह एक पेड़ के नीचे रुक जाती है।
सोने के समान ही है। राजकुमारी इत्तेफाक से उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वृक्ष पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है। अगली सुबह ही राजकुमारी 2 कमीजों के लिए कपड़ा और सुई धागा लेकर आती है और अपने कार्य में जुट जाती है। अरे इतनी सुंदर लड़की, ये कौन है? ये तो एकदम किसी राजकुमारी की तरह लग रही है। आखिर इस जंगल में ये अकेली क्या कर रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारी अपने सामने उस युवक को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। राजकुमार के कई बार पूछने पर भी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शायद ये लड़की गूंगी और बहरी है, इसीलिए ये मेरी कोई भी बात सुन नहीं रही और ना ही उसका जवाब दे पा रही है। राजकुमारी की मासूमियत को देखकर राजकुमार उससे प्रेम कर बैठता है और अब वह उससे विवाह भी करना चाहता है। सुंदरी, मैं भानगढ़ का राजकुमार त्रिलोक हूँ। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। बेचारी राजकुमारी तो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। यदि वह कुछ भी बोलती तो वह अपने दोनों भाइयों को खो देती। इसलिए वह चुपचाप अपनी दोनों कमीजों को उठाती है और कुछ फूलों को उठाकर एक पोटली में बांधकर राजकुमार के साथ चली जाती है। राजकुमार उससे विवाह कर लेता है। इस विवाह से राजकुमार की माता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह तो अपने राजकुमार का विवाह एक राजघराने में करवाना चाहती थी, लेकिन उसने तो एक गूंगी बहरी से विवाह कर लिया था। हे भगवान, मैंने अपने राजकुमार के लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन राजकुमार ने तो इस गूंगी बहरी से विवाह कर मेरी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं इस गूंगी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे दासी, आज रात को तुम इस गूंगी को दूध में जहर मिला के दे दो। वह गूंगी जैसे ही दूध को पिएगी तो वह मर जाएगी। जैसा उस महारानी ने दासी को कहा था, उसने वैसा ही किया। दासी गिलास में दूध लेकर गई, उसी में उसने जहर भी मिला दिया। महारानी जी, बड़ी माँ ने आपके लिए दूध भेजा है, आप इसे पी लेना। दासी गिलास वहीं पर रखकर चली जाती है। राजकुमारी जैसे ही उस गिलास को पकड़ती है तो वह गिलास छूटकर जमीन पर गिरता है। तभी उस दूध को एक बिल्ली चाटने लगती है। दूध चाटते ही बिल्ली वहीं पर गिरकर मर जाती है। हे भगवान, तो इसका मतलब रानी माँ मुझे मारना चाहती हैं। मैं आज के बाद किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगी। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है तो राजकुमारी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। मैं इस भिखारन के बच्चे को अपने राज्य का राजा कभी नहीं बनने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना सोचकर महारानी उस बच्चे को उठाती है और जमीन पर पटक देती है और बच्चे के खून को राजकुमारी के मुंह तथा हाथ पैरों में लगा देती है। लेकिन बेचारी राजकुमारी कुछ भी नहीं बोल पाती। अरे दासी, तुम इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और दूर कहीं फेंक कर आओ। दासी तुरंत ही उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। अरे बेटा, जल्दी आओ और देखो यहाँ पर क्या हो गया। अपनी माता की आवाज सुन राजकुमार तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप इतना शोर क्यों मचा रही है?
बेटा, तेरी पत्नी तो आदमखोर है। उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे पोते को खा लिया। तू इसे जिंदा मत छोड़ना बेटा। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला एक माँ अपने ही बच्चे को मारकर कैसे खा सकती है? अच्छा, तो तुझे अपनी माता से ज्यादा इस डायन पर भरोसा होने लगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। तुमने कोई हत्या नहीं की है, ये मेरा दिल कह रहा है। इस घटना के होने पर भी राजकुमार ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह ऐसा नहीं कर सकती है। राजकुमार के विवाह को पूरे 2 साल पूरे हो चुके थे। इस बार राजकुमारी ने फिर से एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। महारानी जी, उस गूंगी ने फिर से दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। अच्छा, तो फिर से उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। चलो दासी, जरा मैं भी तो देखूं बच्चा कैसा है। इतना कहकर महारानी राजकुमारी के पास जाती है और फिर से बच्चे को अपने हाथ में लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है। इस प्रकार बेचारा उसका दूसरा बच्चा भी मारा जाता है, लेकिन बेचारी वह कुछ भी नहीं बोल पाती। अरे बेटा, जल्दी आओ और देखो यहाँ पर क्या हो गया। अपनी माता की आवाज सुन राजकुमार तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। बेटा, तेरे दूसरे बच्चे को भी इस डायन ने मार कर खा लिया है। राजकुमार को अपनी पत्नी पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अभी भी उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि यह कार्य वह कर सकती है। राजकुमार के विवाह को लगभग 3 साल पूरे होने वाले थे और साथ ही उस बहन की तपस्या भी लगभग पूरी होने वाली थी। तो राजकुमारी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी सास फिर से वही नाटक करती है जो उसने पहले किया था। बेटा, तेरी इस आदमखोर पत्नी ने तेरे तीसरे बच्चे को भी खा लिया। तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं तो ठीक है, मैं तुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। तू रह अपनी इस आदमखोर पत्नी के पास। क्या माता ने जो कुछ भी कहा वो सत्य है? तुमने ही हमारे बेटे को मार दिया। तुम तो कितनी दुष्ट हो। तुम एक डायन हो। तुम्हारी इस भोली शक्ल को देखकर तो मैं धोखा ही खा गया था, लेकिन तुमने ये सब क्या कर दिया? माँ, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इस दुष्ट को तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, इस हत्यारे को आज ही जिंदा जला दिया जाए। राजकुमार का आदेश होते ही सैनिक राजकुमारी को लेकर जाते हैं और उसे एक लकड़ियों की चिता पर बैठा देते हैं। मेरे भैया, यदि तुम्हें मेरी आत्मा की तड़प सुनाई दे रही है तो तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं कुछ ही देर में इस संसार को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। आज तो मेरे मौन व्रत का अंतिम दिन है। कम से कम मैं तुम्हें ही बचा लूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बहन की तड़प साफ साफ दोनों भाइयों को सुनाई दे रही थी। वह दोनों तुरंत ही चिता के पास पहुंच जाते हैं तो राजकुमारी एक एक कमीज अपने दोनों भाइयों पर फेंक देती है। कमीज के स्पर्श होते ही दोनों हंस वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। रुक जाइए, आप मेरी बहन को सजा नहीं दे सकते। वो बेकसूर है, उसने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन तुम दोनों हो कौन और ये तुम्हारी बहन कैसी हुई? मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। फिर राजकुमारी का भाई अपनी बहन के बारे में सारी बात बताता है। क्या तुम एक राजकुमारी हो और तुम बोल और सुन भी सकती हो? हाँ राजकुमार जी, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। तो फिर बताओ मुझे, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा? नहीं राजकुमार जी, एक माँ भला अपने पुत्र को कैसे मार सकती है? फिर राजकुमारी अपनी सारी कहानी राजकुमार को सुनाती है। सच्चाई सुनने के बाद तो राजकुमार पूरी तरह टूट जाता है। माँ, तुमने मेरे बच्चे को मारा और इल्जाम मेरी पत्नी पर लगा दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने तुम्हारा
जो तुमने उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपने अहंकार में आकर अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं समझा और यह सब कुछ कर डाला। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं, आज से तुम मेरी माँ नहीं और ना ही मैं तुम्हारा बेटा रहा। आज से मैं इस महल को हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। अब तुम ही रहो इस महल में। चलो राजकुमारी, हमारे साथ यहाँ से कहीं बहुत दूर। नहीं राजकुमार जी, आप अपनी माता को इतनी बड़ी सजा मत दो। एक माता का दर्द वही समझ सकता है जिसकी कोई माँ ना हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार अपनी पत्नी के विशाल हृदय के बारे में जान पाता है कि उसकी पत्नी कितनी महान है। इस प्रकार वह सारे लोग खुशी खुशी उसी राज्य में ही रहने लगते हैं।